Hello, friends, and welcome to UPSC Made Simple. Today is 20th of August 2020, and let's start with the Hindu newspaper discussion. ठीक है. So first news is government to set up national recruitment agency. तो क्या गवर्नमेंट सेटअप करने वाली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी. तो क्या होगा ये बेसिकली इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं हम कि इट इज़ अप्रूव्ड the cabinet approved the creation of National Recruitment Agency NRA for conducting a common eligibility test. नाम और वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना. कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स. ठीक है. तो ये क्या होगा, ये एक सिंगल एग्ज़ाम होगा किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. तो NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट द CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 सेक्टर्स. कौन से 3 सेक्टर्स के लिए फिलहाल, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन. मतलब SSC स्टाफ सिलेक्शन के लिए करेगा, रेलवे के लिए करेगा और बैंकिंग के लिए करेगा. इट विल बी हेल्ड सेपरेटली फॉर 3 लेवल्स. ये 3 लेवल में सेपरेटली हुआ जाएगा. एक ग्रेजुएट लेवल होगा, एक 12th पास और एक 10th पास. ठीक है, ध्यान रखना. CET एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. कौन से 3 इसके लिए, रेलवे के लिए, स्टाफ सिलेक्शन के लिए और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग के लिए, बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन. ठीक है. एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ट्वाइस अ ईयर इन 12 लैंग्वेजेस एंड विल बी बेस्ड ऑन अ कॉमन करिकुलम. ठीक है. ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम. ऑनलाइन होगा मतलब घर पे नहीं होगा वो एग्ज़ाम ऑनलाइन सेंटर्स पे होगा. और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ये जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपनीज रहती है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देगी. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिकली कंप्यूटर और वो सब होगा, तो वो टेस्ट लेगी आप लोगों का. ठीक है. स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3-year पीरियड. मतलब जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा. स्टूडेंट कैन राइट द टेस्ट मल्टीपल टाइम्स एंड द बेस्ट स्कोर विल बी टेकन इन टू अकाउंट. वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन राइट इट मल्टीपल टाइम्स. अकॉर्डिंग टू द DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. ठीक है. इनके सेक्रेटरी क्या बोलते हैं, देर आर 1.25 लाख वैकेंसीज एवरी ईयर इन ग्रुप B एंड C फॉर नॉन गैजेटेड ऑफिसर. हर साल 1.25 लाख वैकेंसीज होती है. ठीक है. एंड अबाउट 2.5 करोड़ पीपल अप्लाई एवरी ईयर फॉर एग्जामिनेशंस. 2.5 करोड़ तक लोग अप्लाई करते हैं ये एग्जामिनेशंस के लिए. ठीक है. आई होप आपको क्लैरिटी मिली ये एग्जैक्टली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है और ये क्या करेगी. ठीक है. बस इतना ध्यान रखना, एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है क्या नहीं. ठीक है. 10,000 CAPF पर्सनल टोल्ड टू लीव JNK. जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन मिनिस्ट्री जो है हमारे होम, अमित शाह जी, उन्होंने बोला है कि 10,000 CAPF पर्सनल जो है उनको कश्मीर से निकाल दिया गया है. ठीक है. 100 कंपनीज ऑफ अराउंड 10,000 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो जम्मू कश्मीर में है. ठीक है. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. दे रेफर टू द 7 सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये 7 सिक्योरिटी है जो जिनकी एग्ज़ाम बेसिकली UPSC कंडक्ट करती है और ये होम मिनिस्ट्री में अंडर आते. कौन से 7 है, आसाम राइफल्स. ध्यान रखना ये सातों इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम CISF बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे हम CRPF बोलते हैं, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सशस्त्र सीमा बल. ये जो 7 है ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में. ठीक है. एंड ईच ऑफ द 7 हैज़ इट्स ओन कैडर ऑफ ऑफिसर्स बट दे आर हेडेड बाय ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस. इनके सारे के कैडर अलग अलग है बट इनके जो हेड होते हैं वो हमेशा एक IPS ऑफिसर रहता है. ध्यान रखना. ठीक है. तो IPS ऑफिसर बनना है हमें देश की सेवा करने के लिए. ठीक है. कैबिनेट अप्रूव्स, नहीं इसके पहले हार्ली डेविडसन में एग्जिट इंडिया. जो हमारी हार्ली डेविडसन जो मोटर बाइक्स है वो एग्जिट करने का प्लान कर रही है इंडिया से. क्यों कर रही है, बिकॉज लैक ऑफ विजिबिलिटी फॉर फ्यूचर डिमांड, वीक सेल्स एंड लोग खरीद नहीं रहे और कुछ हो नहीं रहा है और सेल्स भी नहीं हो रहा है, तो फ्री में रेंट क्यों दे, ऐसे वो सोच रहे.
इसके लिए निकलने का प्लान कर रहा है। कैबिनेट अप्रूव्स लीजिंग ऑफ 3 एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है, कैबिनेट ने क्या बोला, लीज करने वाले 3 एयरपोर्ट। लीज मतलब देने, दे आर गोइंग टू गिव इट अप। किसके लिए? पीपीपी मॉडल फॉर 50 ईयर्स प्रपोज्ड। जो 3 एयरपोर्ट्स है वो देने वाले हैं पीपीपी मॉडल के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। वैसे कौन संभालता है हमारे एयरपोर्ट्स? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संभालती है हमारे सारे एयरपोर्ट्स। बट अभी कैबिनेट ने बोला कि 3 ऐसे एयरपोर्ट्स है। कौन से 3 एयरपोर्ट्स है? जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, ये जो तीनों हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 50 साल के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या बोलती है? इट इज़ नॉट गिविंग दोज एयरपोर्ट्स परमानेंटली टू प्राइवेट ऑपरेटर। ये प्राइवेट ऑपरेटर के लिए परमानेंट नहीं दे रहे, 50 सालों तक दे रहे। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, अभी बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? इट इज़ अ पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी दैट कैन बी यूज टू फाइनेंस, बिल्ड एंड ऑपरेट प्रोजेक्ट्स सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, parks and convention centers. Financing a project through a public-private partnership can allow a project to be completed sooner or make it a possibility in the first phase. ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल देखते हैं। एक है पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। ठीक है, उसमें क्या करती है? सारा गवर्नमेंट देती है। ठीक है, दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसमें क्या बोलते हैं, कंट्री के ग्रोथ के लिए एंड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो लगता है वो प्राइवेट पूरा दे देती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन बी सोर्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो जैसे कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एफडीआई से भी आता है, एफपीआई से आता है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट्स और पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउज लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स सच एज रोड, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स टू बी कंप्लीटेड विथ प्राइवेट फंडिंग। ऐसे जो चीज़ है इनको प्राइवेट फंडिंग दे के कंप्लीट किया जाता है, फिर थोड़े साल तक आप उसकी बेनिफिट्स लो एंड देन यू अगेन गिव इट बैक टू द गवर्नमेंट। ठीक है, A PPP involves full retention of responsibility by the government for providing the services. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल रिटेंशन गवर्नमेंट की होगी। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, पीपीपी मतलब ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अभी कौन से मॉडल्स है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, ज़रा एक बार ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, कई सारे मॉडल्स है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, जिसमें से कई मैं आपको बताऊंगा। उसमें है बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। मतलब बिल्ड करो, ऑपरेट करो और फिर ट्रांसफ़र करो। बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ये नाम ही आपको सब कुछ बता देंगे। बिल्ड, ओन, ऑपरेट, बिल्ड, ऑपरेट, लीज, ट्रांसफ़र, बोल्ट। ठीक है, बिल्ड, ऑपरेट, लीज, ट्रांसफ़र, डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, DBFOT, लीज, डेवलप, ऑपरेट एंड ऑपरेट, मेंटेन एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर ले इसके बारे में। इट BOT मतलब बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र क्या होता है? इट इज़ अ कन्वेंशनल PPP मॉडल इन विच प्राइवेट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट। ठीक है, एक प्राइवेट पार्टनर मतलब प्राइवेट एंटिटी जो होती है वो उसको डिज़ाइन करेगी, उसको बिल्ड करेगी, उसको ऑपरेट भी करेगी। कि कितने टाइम के लिए ऑपरेट करेगी? जो एक कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड रहता है, 10 साल 20 साल के लिए ऑपरेट करेगी एंड फिर वो वापस गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, ये है बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, BOT, जिसके बारे में पहले बात करें। बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट क्या होता है? इसमें क्या होता है? द मॉडल ऑफ ओनरशिप ऑफ द न्यूली बिल्ट फैसिलिटी विल रेस्ट विद द प्राइवेट पार्टी। कि वो जो ये है मॉडल, वो प्राइवेट पार्टी के साथ रहता है। ऑन अ म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, पब्लिक सेक्टर पार्टनर अग्रीज टू परचेज द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट। मतलब फिर वो बिल्ड करता है, ऑपरेट करता है, ओन भी करता है, फिर उसको गवर्नमेंट खरीद लेती है। वैसे समझे? तो इतना समझने की आपको ज़रूरत है, ये कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। ठीक है, PPP का कंसेप्ट क्या होता है। प्रशांत, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़।
प्रशांत भूषण अर्जेस सुप्रीम कोर्ट टू डिफर सेंटेंस हियरिंग। क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट लॉयर प्लान्स टू फाइल और रिव्यू प्ली अगेंस्ट कन्विक्शन। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे रिव्यू, कहाँ गया, हाँ रिव्यू पिटिशन के बारे में, ठीक है। एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड एंड द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, ठीक है, सीपीसी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रूलिंग, उसको ठीक नहीं लगे ये रूलिंग सही नहीं है, कैन सीक अ रिव्यू, वो एक रिव्यू सीक कर सकता है। दैट इम्प्लाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली पार्टीज टू अ केस कैन सीक अ रिव्यू ऑन द जजमेंट, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी ओनली पार्टीज, that implies that it is not necessary that only parties to the case can seek a review of the judgment। ज़रूरी नहीं कि जो पार्टी है, पार्टी मतलब बेसिकली जिसको अफेक्ट कर रहा है वो केस, इसको वो ही रिव्यू ले उसका, नहीं ज़रूरी नहीं कोई भी ले सकता है। अ रिव्यू पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट ऑफ और ऑर्डर। 30 दिन के अंदर उसको फाइल करने की आपको ज़रूरत है। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस द कोर्ट कैन कंडोन the delay in filing the review petition if the petitioner can establish strong reasons that justify the delay। कि कोर्ट ये भी बोल सकती है अच्छा ठीक है तुमको लेट हो गया कोई बात नहीं, बट तुमको एक सही जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि तुमको लेट क्यों हुआ है, ठीक है। नोट, इट नीड्स टू बी नोटेड दैट जजमेंट इज फाइनल डिसीजन इन केस वेयर एज ऑर्डर इज एन इंटरिम रूलिंग दैट इज सब्जेक्ट टू इट्स फाइनल जजमेंट, ठीक है। ये ध्यान में रखो कि जो होता है जजमेंट होता है एक फाइनल डिसीजन होता है केस में, ठीक है। जजमेंट जो होता है एक फाइनल डिसीजन होता है, जबकि ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर जो बोलते हैं, ऑर्डर इज एन इंटरिम रूलिंग दैट इज सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन। ऑर्डर इज एन इंटरिम रूलिंग, ठीक है, इंटरिम रूलिंग है वो। अब कौन से ग्राउंड्स है कंसिडर रिव्यू पिटिशन के लिए। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट कोर्ट डज नॉट एंटरटेन एवरी रिव्यू पिटिशन फाइल्ड। ज़रूरी नहीं कोर्ट हर एक रिव्यू पिटिशन ले। It exercises its discretion to allow a review petition only when it shows the ground for seeking the review। जब आप बताओगे कि क्यों मैं रिव्यू ले रहा हूँ या क्यों ये ज़रूरी है रिव्यू लेना, तभी कोर्ट को ठीक लगे तो लेगी। तो ऐसे चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की है 3 grounds for seeking a review of a verdict it has delivered, ठीक है। अब 3 grounds है कौन से का, द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस विच after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the petitioner, ये knowledge में नहीं था petitioner के, mistake or error apparent on the face of the record, ठीक है, और any other sufficient reason that is analogous to the other 2 grounds, ठीक है। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि रिव्यू पिटिशन होती क्या है, ठीक है। ये क्यूरेटिव पिटिशन भी आपने सुना होगा। अ क्यूरेटिव पिटिशन इज ऑल्सो एंटरटेन्ड on a very narrow grounds like a review petition and is generally not granted in oral hearing, ठीक है। रिव्यू पिटिशन भी ऐसी एंटरटेन होती है कि वेरी नैरो ग्राउंड्स लाइक अ रिव्यू पिटिशन एंड इज नॉट ग्रांटेड ओरल हियरिंग, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आया रहेगा। तो इजिप्शियन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इजिप्शियन मम्मी सर्वाइव्स फ्लडिंग एट जयपुर म्यूजियम। तो आप सब लोगों को पता है कि जयपुर में थोड़ा फ्लड टाइप सिचुएशन हुआ था। अलर्ट स्टाफ ब्रोक द ग्लास केस एंड कैरिड इट फ्रॉम बेसमेंट टू अ ड्राई एरिया ऑन द अपर फ्लोर। क्या हुआ था एग्जैक्टली? 2300 ईयर ओल्ड इजिप्शियन मम्मी was among the rare objects of historical interest which were saved from drowning at the Albert Hall Museum in Jaipur। कहाँ पे? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम था जयपुर में। क्या हुआ था वहाँ पे? लास्ट वीक में बहुत बारिश हुई थी, ठीक है, एंड पानी भर गया था, तो म्यूजियम के अंदर भी पानी आ गया था। द मम्मी वॉज टेकन आउट ऑफ इट्स ग्लास बॉक्स इन द म्यूजियम बेस एंड शिफ्टेड टू अनदर हॉल इन द बिल्डिंग। तो बस ये ध्यान रखना है कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, ठीक है। द मम्मी नेम्ड टूटू, मम्मी का नाम क्या था? टूटू, अ फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ प्रीस्ट, डेट्स बैक टू इजिप्ट्स टोलेमिक पीरियड। टोलेमिक पीरियड कब से था? 300 BC टू 30 BC, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि टूटू रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ व्हाट, या ये भी पूछ सकते हैं कि टोलेमिक पीरियड कौन सा पीरियड है या क्या पीरियड है, कैसे है, ठीक है। डेट बैक्स टू इजिप्ट्स
Ptolemaic period from 300 BC to 30 BC. It was excavated from pyramid in Achaemenid area of the ancient city of Panopolis. ठीक है, ये ध्यान रखना. और इन्होंने किसने लाया था? It is one of the 6 museums in India and was gifted by Museum of Cairo for the exhibition in Jaipur organized by the ruler of princely state Savai माधव सिंह टू इन 1887. ध्यान रखना, सवाई माधव सिंह टू इन 1887 में उसको लेके आए थे. टोरेंशियल रेन्स बैटर्स कैपिटल मोर शावर्स एक्सपेक्टेड टुडे. तो मानसून बहुत ज़ोरदार तरीके से आया है दिल्ली में. एंड इट वाज पहले डेफिशिएंट था दिल्ली मानसून से, बट इट हैज़ रीच टू नॉर्मल. तो हम क्या बात करेंगे, थोड़ी बहुत मानसून के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज़ मानसून? इट इज़ जनरली अक्रॉस द वर्ल्ड द मानसून्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ में मानसून्स पाए जाते हैं. ठीक है. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ मानसून टाइप. ठीक है. इन एशिया द क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट. Out of the total of 4 seasonal divisions of India, monsoons occupy 2 divisions. कौन से monsoons? एक तो साउथ वेस्ट मानसून है और एक रिट्रीटिंग मानसून है. ठीक है. तो बेसिकली कौन से 4 सीजनल डिविजन्स है? समर, विंटर और ये दोनों रेन. कौन से दोनों रेन? साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून. ठीक है. साउथ वेस्ट मानसून कौन सा है? रेनफॉल रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल इन कैरेक्टर विच ऑकर्स बिटवीन जून एंड सितंबर. ठीक है. और रिट्रीटिंग मानसून कब आता है? अक्टूबर, नवंबर. ठीक है. अब फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंसिंग साउथ वेस्ट मानसून फॉर्मेशन? द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स अ लो प्रेशर ऑन लैंड मास. ठीक है. ध्यान रखना, पानी जल्दी गर्म नहीं होता. मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ. पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, और लैंड है जो फटाक से गर्म होता है और फटाक से ठंडा होता है. ठीक है. जब टेम्परेचर हाई रहता है तब प्रेशर लो रहता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना. ठीक है. जब टेम्परेचर हाई रहता है एंड प्रेशर लो रहता है. ठीक है. द डिफरेंशियल ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन लैंड मास. ठीक है. टेम्परेचर हाई रहता है तो प्रेशर लो होता है. और विंड कैसे मूव होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर. ठीक है. जब प्रेशर लो रहता है तो उसको चाहिए रहता है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव करती है. ठीक है. The shift of position of intertropical convergence zone ITCZ in summer over the Ganga plain. ठीक है. इसमें ITCZ इसके वजह से होता है. तो आपको समझ में आ रहेगा, ये बहुत बेसिक ये है कि हाई प्रेशर लैंड ये होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, और फिर वैसे सारे सिचुएशंस बनते हैं, फिर मानसून आता है. ठीक है. साउथ वेस्ट से मानसून आता है इसमें, और रिट्रीटिंग मानसून नॉर्थ ईस्ट के तरफ से ये तरफ वापस आता है. ठीक है. बे ऑफ बंगाल से. अब और एक फैक्ट है, एक मिनट यार, एक मिनट, शायद ये 2 बार हो गया. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ठीक है. ओके. सिटी रिकॉर्ड्स नहीं, ज़रूरत नहीं है. ध्यान रखना, राजीव गांधी जी का ये है आज बर्थ एनिवर्सरी है. 20th of August 1944 को बॉर्न हुए थे, और 21 मई 1991 में इनकी डेथ हुई थी. ठीक है. ध्यान रखने जैसा नहीं, बट ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, एंड ही हैज़ वन द, आई थिंक, भारत रत्न भी है वो. तो उनके बारे में थोड़ी सी आप ध्यान रखना. So we are not discussing the editorials, as we all know that, after 4th of October 2020, I'm going to start with the editorial discussions as well. Karnataka moves High Court to recover damages from rioters. ठीक है. कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से कर्नाटका गवर्नमेंट हाई कोर्ट पे मूव करके जो भी कंपेंसेशन है वो लेने वाली है. ठीक है. ऑफिशियल्स रिलीव्ड एज गोदावरी वाटर लेवल कम्स डाउन. ठीक है. गोदावरी का पानी कम हो गया, तो अभी चीज़ें ठीक होने के आसार पे है. तो गोदावरी रिवर के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो कहाँ से सोर्स है उसका? त्र्यंबकेश्वर. गोदावरी राइजेस नियर फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर नियर
Nashik in Maharashtra, and flows for a length of about 1465 kilometers before outfalling in the Bay of Bengal. ड्रेनेज बेसिन कौन सा गोदावरी का? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा. ठीक है, 4 स्टेट्स है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये मेन स्टेट्स है. और इनके स्मॉलर पार्ट्स कौन से? मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है एंड पुडुचेरी है. ठीक है. ट्रिब्यूटरीज कौन से? प्रवरा, पूर्णा, पेनगंगा, मंजरा, वर्धा, वाईगंगा, प्रणहिता. प्रणहिता को कौन से 3 रिवर आते हैं? वाईगंगा, पेनगंगा और वर्धा. इंद्रावती, मानेर एंड सबरी. तो ये है हमारा गोदावरी के बारे में हमने बात किया. स्पेशल कोर्ट ग्रांट्स बेल टू रिहाना फातिमा. ठीक है, किसमें बुक किए थे उनको? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट. ठीक है, इसमें बुक किए थे. तो हम थोड़ी सी पॉस्को एक्ट के बारे में बात करें. ठीक है, तो 2005 का जो पॉस्को एक्ट था उसको अमेंड किया था 2012 में. ठीक है, द पार्लियामेंट हैज पास द अमेंडमेंट्स ऑफ द प्रोटेक्शन. एक मिनट, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक द 2012 का एक्ट था, उसको अमेंड किया है रिसेंटली. ठीक है, तो क्या की चेंजेस लाए हैं इसके अंदर? पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट. द बिल इंक्रीजेस मिनिमम पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस फ्रॉम 7 years to 10 years. 7 साल से 10 साल तक ऑफेंस ये बढ़ा दिया पनिशमेंट. इट प्रोवाइड्स फॉर विथ इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 20 years to life with fine if person commits penetrative sexual assault on children below the age of 16. 16 साल से कम में अगर आपने पेनिट्रेटिव सेक्स किया है तो आपको लाइफ टाइम या 20 साल से ज़्यादा ये हो सकती है. Aggravated penetrative sexual assault. The bill adds 2 more grounds to definition of aggravated penetrative sexual assault. ठीक है, क्या क्या है इसमें इंक्लूडेड? असॉल्ट रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ चाइल्ड, असॉल्ट कमिटेड ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी और इन एनी सिमिलर सिचुएशंस ऑफ वायलेंस. इट ऑल्सो इंक्रीजेस मिनिमम पनिशमेंट फॉर 10 years to 20 years. ठीक है, तो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या है? द बिल एड्स 2 or more ऑफेंसेस ऑफ एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. ठीक है, इसके बारे में बात की. चाइल्ड पोर्नोग्राफी आता है, स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स ये भी आता है. मतलब कई ये है जिनको चिल्ड्रंस को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए ये किया गया है. ठीक है. ऑटोप्सी डॉक्टर्स फेस थ्रेट्स. जो जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का ऑटोप्सी इज़ व्हाट? ऑटोप्सी इज़ द पोस्टमार्टम मतलब एक डेथ, एक इंसान के डेथ के बाद जब उसकी सारा चेक किया जाता है, अननेचुरल डेथ के बाद उसका जो सारा चेकअप किया जाता है कि उसको मारा तो नहीं गया, उसको ये तो नहीं हुआ, किसी ने उसको जान से मार तो नहीं दिया. दैट इज़ अ वेरी मेडिकल प्रोसेस जिसमें वो डॉक्टर्स सारा कुछ जान लेते हैं ऑटोप्सी में. ठीक है, सो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो साइन किया था उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं. ठीक है, so that is not something which they are expecting, but yeah, let's go to the next article which is center setups PM cares indicates memo. तो हम बात करेंगे किसके बारे में? PM cares के बारे में. ठीक है, PM care एक कैसा फंड है? इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन and other members includes defense minister, home minister and finance minister. The fund enables micro donations as a result of which a large number of people will be able to contribute with the smallest denomination. The fund will strengthen disaster management capabilities and encourage research on protecting citizens. अभी जो PM केयर्स के फंड के लिए जो पैसे दिए जाएगा, इट विल क्वालिफाई एज अ CSR एक्सपेंडिचर. CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब 2% जो आपको एवरेज का नेट प्रॉफिट का देना पड़ता है वो CSR बोलते हैं. ठीक है, कंपनीज को. The Ministry of Corporate Affairs has clarified that contributions by companies toward the PM Cares Fund will count towards mandatory corporate social responsibility expenditure. Under the Companies Act of 2013, companies with a minimum net worth of 500 crore
और टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़, ठीक है, कितना विद मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़, या टर्नओवर 1000 करोड़ का होना चाहिए, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का भी होता रहेगा, आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस 3 years एज CSR एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, ये हमने बात की PM केयर्स के बारे में एंड CSR के बारे में एज वेल। प्रेसिडेंट एक्सेप्ट्स लवासाज रेजिग्नेशन, तो प्रेसिडेंट हमारे हॉनरेबल रामनाथ कोविंद, ही हैज़ एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, किसका, अशोक लवासा। क्यों उन्होंने रिज़ाइन किया? बिकॉज ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये हेडक्वार्टर्ड है मनीला में, ध्यान रखना, ठीक है। एंड जापान हैज़ द हाईएस्ट स्टेक्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ओवर 80% ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू अनदर टॉपिक नाउ, ठीक है, ये हो गया ना हमारा। हाँ, ओवर 80% ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन मोबाइल्स फॉर लर्निंग। 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स मोबाइल पे डिपेंड करते हैं लर्निंग के लिए। कौन बोलता है ये रिपोर्ट, किसने बोला? NCERT। School education in the time of COVID-19 is heavily dependent on mobile phones, with 80 to 90% of older students in the central government schools saying they use mobiles rather than laptops to access digital schooling during the pandemic, according to an official sample survey, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में? NCERT के बारे में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी हम बुक्स पढ़ते हैं, NCERT की जो बुक्स जो जिसको हम बेसिक समझते हैं, ठीक है। क्या बोलता है ये? Indian organization to assist the central and state governments on academic matters related to school education। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। ये कब? इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 एज अ लिटरेरी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। वेरी इंपॉर्टेंट, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के हिसाब से उनको किया था। अभी किसमें थी, थोड़ी सी हिस्ट्री में बात करें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिजॉल्व ऑन 27 जून 1961 to establish the NCERT, National Council of Educational Research and Training, which formally began operation on September 1961। ये काउंसिल कैसा बना था? इसको सात एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करके बना था। कौन से 7 नेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जिसको मर्ज किया था? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, द डायरेक्टरेट of extension programs for secondary education, National Institute of Basic Education, National Fundamental Education Center, and the National Institute of Audiovisual Education. It is separate from the National Council for Teacher Education, ठीक है। तो NCERT का एजेंडा क्या था? टू डिज़ाइन एंड सपोर्ट अ कॉमन सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच इज़ इन द नेशनल character and also enables and encourages the diverse culture across the country, ठीक है। तो बस इसके बारे में इतना ध्यान रखना है NCERT के बारे में, ठीक है। एक्स जज कुरियन कॉल्स फॉर इंट्रा कोर्ट अपील, तो हमारे फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? जस्टिस कुरियन जोसेफ said that court should decide whether a person convicted in a suo motu contempt case should be granted an intra court appeal एज अ सेफ गार्ड। तो हम बात करेंगे इंट्रा कोर्ट अपील के बारे में, ठीक है। इंट्रा कोर्ट अपील क्या होता है? एन अपील प्रिफर्ड बिफोर द लार्ज बेंच ऑफ द सेम कोर्ट। मतलब ये सपोज ये 3 जज के बेंच ने दिया, तो इंट्रा कोर्ट अपील वुड बी अ 5 जज बेंच, ठीक है। एन अपील प्रिफर्ड बिफोर द लार्ज बेंच ऑफ सेम कोर्ट इज नोन एज इंट्रा कोर्ट अपील। Note that the intra-court appeal is only maintainable in civil cases and as per the judgment of Supreme Court in civil appeal, ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ सिविल केसेस के लिए, इट इज़ नॉट इन द टर्म्स ऑफ
क्रिमिनल केसेस, ठीक है, इंट्रा कोर्ट अपील, वेरी इंपॉर्टेंट. So let's go to the next topic, which I think is important for all of you. Okay, Mali wakes up to military rule after president is forced out. So Mali is a West African nation. तो ध्यान रखना, इसका मैपिंग पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना कि माली एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन है. और माली के नेबर्स कौन से? अल्जीरिया है, नाइजर है, बुर्किना फासो है, आइवरी कोस्ट है, ग्यूनिया है, सेंगल है और मॉरिटानिया है. मॉरिटानिया है, ठीक है. तो ध्यान रखना, ये मैपिंग के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. वैसे वहाँ पे बेसिकली बहुत सारा ये था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड बहुत कुछ वहाँ पे चल रहा था. तो वेडनेसडे को क्या हुआ कि रिबेल मिलिट्री लीडर्स फोर्स प्रेसिडेंट बौबाकार केइता फ्रॉम ऑफिस. मिलिट्री लीडर्स किसने क्या किया? उन्होंने बौबाकार काइटा को ऑफिस से निकाल दिया, प्रॉम्प्टिंग इट्स वेस्ट अफ्रीकन नेबर्स टू थ्रेटन बॉर्डर क्लोजर्स एंड सैंक्शन अगेंस्ट द कूप लीडर्स. ठीक है, ध्यान रखना. मिस्टर केतिया एम्बैटल्ड बाय मंथ्स ऑफ प्रोटेस्ट ओवर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. वहाँ पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, करप्शन था एंड ब्रूचल इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी, एंड ही हैड रिजाइन टू अवॉइड ब्लडशेड. ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया टू अवॉइड ब्लडशेड. तो इतना ध्यान रखना. माली के बारे में ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में आ सकता है कि माली में ये नहीं पूछेंगे रिसेंटली क्या हुआ है, बट मैपिंग के पर्सपेक्टिव से याद रखना इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री. ओके, landlocked country and it is surrounded by 1 2 3 4 5 6 7 nations. It is surrounded by 7 nations. It is a landlocked country in West Africa, ठीक है, and is surrounded by Algeria, Niger, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea, Senegal and Mauritania. ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में. EU rejects Belarus poll result, warns sanctions are imminent. तो यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला है? इट रिजेक्टेड द डिस्प्यूटेड बेलारूस इलेक्शन. मतलब जो बेलारूस इलेक्शन हुआ था लुकाशेंको के बारे में, जो लुकाशेंको के बारे में जो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, तो यू बोलता है कि वहाँ के इलेक्शंस फेयर एंड ये नहीं थे, फेयर नहीं थे, एंड they want fresh sanctions against his government were imminent. तो यू बस इतना ध्यान रखना बेलारूस के बारे में. ठीक है, तो अगर ये हो सके पॉसिबल तो बेलारूस को आप एक बार मैप में भी देख लेना. इजराइल बॉम्ब्स गाजा आफ्टर वार्निंग हमास. ठीक है, क्या बोल रहा है? इजराइल वॉर प्लेन्स जो थे वो बॉम्ब डाले हैं किधर? हमा रूल्ड गाजा स्ट्रिप ओवरनाइट आफ्टर पैलेस्टीन्स फायर्ड अ रॉकेट इनटू सदर्न इजराइल. तो पैलेस्टीनियंस जो थे वहाँ के, उन्होंने इजराइल के ऊपर रॉकेट फेंका है, मतलब रॉकेट मारा है बेसिकली. द लेटेस्ट एक्सचेंज केम एज इजराइल वार्नड हमास इट वाज रिस्किंग वॉर बाय फेलिंग टू स्टॉप फायर बलून्स बीइंग लॉन्च्ड अक्रॉस द बॉर्डर्स. तो हम बात करेंगे ये हमास के बारे में. हमास क्या है? is regarded as a terrorist organization by the United States government. ठीक है, it is a terrorist organization. किसने किया? United States government ने. In 2006, Hamas won the Palestinian Authorities legislative elections. जो Palestinian Authority legislative elections है वो Hamas जीते थे. It ejected Fatah from Gaza in 2007. फतेह ग्रुप जो था उसको गाजा से निकाल ये कर दिया. स्प्लिटिंग द पैलेस्टाइन मूवमेंट जियोग्राफिकल एज वेल. ठीक है, तो इनका बेसिकली उनका पूरा नाम क्या है? हरकत अल मुकावामा और अल इस्लामिया और इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट. ठीक है, द अरेबिक वर्ड हमाज ऑल्सो मीन्स डेवोशन एंड जील इन द पाथ ऑफ अल्लाह. तो हमाज क्या बोलते हैं? डेवोशन और जील इन द पाथ ऑफ अल्लाह. The Islamic resistance movement was found in 1987 during the first Palestinian intifada. Intifada मतलब क्या होता है? बेसिकली अपराइजिंग होता है. इंटिफिदा. Hamas has an armed wing, the Izz-el-Din al-Qassam brigades. ठीक है, Izz-el-Din
अल कासम ब्रिगेड्स एंड करंटली कंट्रोल्स गाजा स्ट्रिप। ठीक है, ध्यान रखना ये था थोड़ा बहुत हमास के बारे में। तो हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है बेसिकली। यूएई कनेक्ट्स फर्स्ट अरब न्यूक्लियर प्लांट टू पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड पे उन्होंने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो कनेक्ट किया है, किसके लिए, जो इट्स इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो बेसिकली क्या है, थी एक ऑयल रिच कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपको तो पता है रिसेंटली इन द न्यूज़ रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है, बिकॉज इन्होंने इसराइल के साथ पीस डील साइन की है। पीस डील साइन की है मतलब बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसराइल के साथ उन्होंने रीस्टोर कर दिया है, जिसमें वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का प्रॉमिस दिया इसराइल नहीं करेगा, मतलब वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेगा। ठीक है, अभी ये ऑयल रिच कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लोकेशन देख लेते हैं एक बार, कहाँ पे, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के यहाँ पे आती है। ठीक है, पर्शियन गल्फ एक तरफ और गल्फ ऑफ ओमान एक तरफ आता है यूएई के। और एक मिनट, हाँ, और क्या बोलने वाला था मैं, हाँ, इन्होंने एक बराक BARAKAH न्यूक्लियर पावर प्लांट किया है। उसको नेशनल ग्रिड मतलब बेसिकली जो सारी इलेक्ट्रिकल लाइंस की ग्रिड रहती है उसके साथ कनेक्ट करके इट बिकम न्यू फर्स्ट फॉर द अरब वर्ल्ड। द माइलस्टोन फॉलोज द सक्सेसफुल स्टार्टअप of the plant's first reactor at the end of the last month and launches the UAE on the road to meeting 25% of its electricity needs from nuclear power। अभी 25% जो इलेक्ट्रिक नीड्स है वो न्यूक्लियर पावर से ये ठीक करेगी। वर्ल्ड बैंक में फोरकास्ट स्टीपर इंडिया कंट्रैक्शन। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि इंडिया का जीडीपी और नीचे जा सकता है। सेड critical reforms in key areas such as health, labor, land, skills and finance were needed to come out stronger from COVID-19 crisis। तो हम बात करेंगे थोड़ा किनके बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन, दोनों मिला के, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जिसको बोलते हैं, एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IBRD एंड IDA, दोनों मिलके क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक बनता है। ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक डिफरेंट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में सारे आते हैं और वर्ल्ड बैंक में बेसिकली ये दोनों आता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ये आते, ये दोनों मिला के बनते वर्ल्ड बैंक, विच प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग, पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ध्यान रखना, इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। while the World Bank Group consists of 5 development institutions। World Bank Group के पास कौन से 5 development institutions है, International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जो IDA और IBRD वर्ल्ड बैंक बनाता है, और बाकी के ये जो 5 है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, द मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी MIGA जिसको बोलते हैं मीगा, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बनाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया की GDP और कम हो सकती है। Let's go to the next topic. Banks set to restructure up to 8.4 lakh crore of loans। ठीक है, तो banks are ready to restructure 8.4 lakh crore of loans। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो more than 60% of the amount may have turned NPA। तो क्या बोल रही है बैंक, तो ये बेसिकली जो COVID-19 के वजह से बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हो गए, तो उनको रीस्ट्रक्चर करना मतलब उनका रीस्ट्रक्चर ऑफ अ लोन बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू रीस्ट्रक्चर अ लोन यू रीस्ट्रक्चर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लोन, लाइक द डेट पीरियड, यू रीस्ट्रक्चर द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन्स, यू रीस्ट्रक्चर द अमाउंट टू बी पेएबल in a year, or whatever the interest is to be calculated, the years to which the payment is to be done is also restructured। तो we will talk something about NPAs। तो NPAs क्या होता है,
जनरल सेंस में एनपीए इज एनी एसेट ऑफ द बैंक विच इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इनकम. एक एसेट ऑफ द बैंक नॉन नॉन क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, एक एसेट ऑफ द बैंक विच इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इनकम. In other words, a loan or lease that is not meeting its stated principal and interest payments. ठीक है. तो अब क्राइटेरिया क्या है लोन्स का. ठीक है, लोन्स डोंट गो बैड राइट अवे. मतलब अगर आपने पैसे नहीं भरा तो फटाक से वो बैड लोन नहीं हो जाएगा. तो banks usually classify non performing assets any commercial loans which are more than 90 days overdue and any consumer loans which are 180 days overdue. मतलब कमर्शियल लोन, मतलब कोई भी कमर्शियल पर्पज़ के, बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर 90 डेज से ज़्यादा अगर आप लोन का पेमेंट प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं भरोगे, या एक कंज्यूमर लोन जैसे होम लोन या ऐसे कोई भी पर्सनल लोन है, दीज आर ऑल कंज्यूमर लोन्स. इसमें अगर 180 डेज तक ओवरड्यू रहेगा, इंटरेस्ट भी नहीं भरा और ये भी नहीं भरा, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करार किया जाएगा. और एग्रीकल्चरल के लिए क्या है, इफ़ द इंटरेस्ट और द इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 हार्वेस्ट सीजन्स. 2 हार्वेस्ट सीजन से तक वो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू रहेगा, इट इज़ डिक्लेयर्ड एज एनपीए. बट द पीरियड शुड नॉट एक्सीड 2 ईयर्स. ये पीरियड 2 ईयर्स तक एक्सीड नहीं होना चाहिए, 2 ईयर्स से ज़्यादा. आफ्टर 2 ईयर्स एनी अनपेड लोन इंस्टॉलमेंट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए. ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये एनपीए के बारे में हमने बात किया. ठीक है. पैरामीटर्स टू रिकमेंड नेम्स फॉर अवार्ड्स में बी रिव्यूड. तो ये जो पैरामीटर्स है, मतलब एक स्पोर्ट्स जो अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड्स या हम देते हैं ना, अर्जुन अवार्ड्स देते हैं, या लाइफ टाइम कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स के लिए जो क्राइटेरिया है उसको रिव्यू किया जाएगा. ठीक है. Sensing the need to review the parameters designed for the selection committee to recommend names for the National Sports Awards, the Sports Ministry is aiming to bring about changes. ठीक है. तो क्या चेंजेस ला रहे, कैसे ला रहे, वो हमें आगे के इसमें पता चलेगा कि क्या करने वाले हैं. ठीक है. I think that's all for today. Yes, that's it for today, and please subscribe to my channel UPSC Made Simple. And आपको अगर please hit the like button if you think that I have given you enough information for the paper. And if you want me to do good, or if you think that इससे कुछ टॉपिक्स रह गए, तो आप मुझे बेझिझक बताइए. मैं एक स्पेशल लेक्चर बना लूँगा उसके लिए. आप कोई टेंशन मत लीजिए. आवर मेन गोल इज़ टू clear the exam and we will do that. Okay, that's all from my side. Thank you very much. Please subscribe.